Hello and welcome to the special episode of the Buck Stops here, coming to you from Patna, which is lit up with lights for Dussehra. But of course, everyone's attention is on the politics. This is an election that's now not Nitish Kumar versus the BJP. It's Nitish Kumar versus Narendra Modi, a chief minister versus a prime minister. Nitish Kumar enjoys the rare advantage of not really grappling with any anti-incumbency. His challenge may come more from the contradictions of his alliance with Lalu Prasad Yadav. How will he manage these contradictions, and how does he see the challenge, the direct contest as it were, from the Prime Minister's high voltage campaign? Nitish Kumar is our newsmaker on the Bihar Blockbuster. नीतीश जी, आज जब हम आपकी रैली पे थे तो आपने एक वाक्य बोला, आपने कहा कि अच्छे दिन तो छोड़िए, पुराने दिन लौटा दीजिए, और लोग हंसे। ये किन पुराने दिन की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी कहेगी कि पुराने दिन तो लालू प्रसाद यादव के जंगल राज के भी थे, वो भी पुराने दिन थे। नहीं, वो तो प्रधानमंत्री जी के कंटेक्स्ट में बात है जी। 2014 के इलेक्शन कैंपेन में जी इन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया और लोगों के मन में ये विश्वास भी पैदा हो गया कि साहब मोदी जी आएंगे तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, ये मोदी जी आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे। तो अच्छे दिन तो जिनके आने होंगे उनके आए, लेकिन लोगों के तो अच्छे दिन आए नहीं। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है और खास करके दाल की कीमतों को लेकर आज हर घर में परेशानी। 200 रुपये किलो से ज्यादा अगर दाल की कीमत हो जाए तो लोगों के थाली से तो दाल गायब हो चुका है, तो लोग परेशान हैं। तो उसको लेकर अब लोगों के मन में, या उन्होंने जितनी बातें कही थी, वायदे किए थे काला धन को लेकर, 15 से 20 लाख रुपए मुफ्त में यूं ही मिल जाएंगे लोगों को, तो लोग देख रहे हैं कि इनके वायदे तो पूरे हो नहीं रहे। उल्टे इन लोगों की तरफ से यह भी कह दिया जा रहा है कि वो तो जुमला था। बहुत ढेर सारे वायदे ये फिर कर रहे हैं। तो लोगों के मन में इनके जो पुराने वायदों का जो हस्र हुआ है, तो यह भी बात है कि ये चुनाव के वक्त यूं ही वायदे करते हैं, बाद में सबको जुमला कह देंगे। इस पृष्ठभूमि में बात है। लेकिन जब बीजेपी कहती है कि जो और बुरे आप देखिए इसमें लोग प्रसन्न होते हैं। नहीं, लोग हंसे कि अच्छे दिन अपने पास रखिए, पुराने दिन ही लौटा दीजिए। बीजेपी का कहना है कि जिस दिन नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के साथ तालमेल कर लिया, हाथ जोड़ लिए, उस दिन आपने एक तरह से अपनी जो मॉरल सुपीरियॉरिटी थी वो खो दी, कि अब आप कुछ कहने लायक नहीं है बीजेपी के बारे में, क्योंकि आपने एक ऐसे नेता के साथ हाथ जोड़ा है जो कि कन्विक्टेड है फॉर करप्शन, जिनके राज को अभी भी लोग जंगल राज के नाम से जानते हैं। आप ही ने भी एक फ्रेज जंगल राज पहले लालू जी के लिए यूज किया हुआ है। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को, महागठबंधन की इस कॉन्ट्रडिक्शन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कॉन्ट्रडिक्शंस तो बहुत होते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन तो पॉलिटिक्स में होते हैं, सोसाइटी में होता है, लाइफ में कॉन्ट्रडिक्शन है। इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको लेकर चिंतित रहें। आप मानते हैं दैट योर अलायंस विद लालू इज अ कॉन्ट्रडिक्शन? मैं उस पर आ रहा हूं। इसलिए जो कॉन्ट्रडिक्शन की बात ये प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके पास और कुछ कहने को है नहीं। एक यही चीज है जिससे उनको लगता है कि थोड़ा लोगों को बरगलाया जा सकता है, तो वो करते हैं, और इसमें कोई दम नहीं। आज जो जेडीयू, आरजेडी या कांग्रेस का अलायंस हुआ, जिसको हम महागठबंधन कहते हैं, तो ये इसलिए हुआ है कि लोकसभा के चुनाव में, हालांकि बीजेपी को इतना बड़ा सपोर्ट बेस बिहार में नहीं है और इस चुनाव में वो बात फिर सामने आ जाएगी, लेकिन फिर भी कोई चूक न हो लोकसभा के चुनाव में उनको जो स्प्लिट ऑफ वोट का, बीजेपी के अलग वोट ज्यादा थे, बीजेपी को खुद 38% के करीब वोट मिला, उनके खिलाफ वोट ज्यादा थे, लेकिन वो वोट डिवाइडेड था, स्प्लिट हुआ था उसमें। तो उस स्प्लिट को रोकने के लिए एक टैक्टिकल अलायंस होता है, और आज जो महागठबंधन बना है
इसके बनने के बाद बीजेपी के लिए कोई चांस नहीं बचा है। इसलिए इसके खिलाफ एक माहौल बनाओ, जबकि बहुत साधारण सी बात। अगर बीजेपी इस बात को बार बार कहती है तो वो एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने अलायंस का, भी जो सो कॉल्ड अलायंस उनका बिहार में, उनके 3 एलआई कैसे एक्सप्लेन करेंगे? रामविलास पासवान जी कैसे एक्सप्लेन करेंगे? रामविलास पासवान जी तो एनडीए में थे, हम लोगों की पार्टी में ही थे, और 2002 के बारे में छोड़ दिया और कैबिनेट। उनका रिशफल हुआ, पोर्टफोलियो बदला, और उसके कुछ दिन के बाद उन्होंने आधार यह बनाया कि गुजरात में जो दंगे हुए जी। उसके आधार पर हम केंद्र की सरकार छोड़ रहे हैं। तो जो गुजरात में जिम्मेवार थे, जिनके हाथ में शासन की बागडोर थी, वही लीडर हैं आज, तो फिर उनके साथ गए। इस कॉन्ट्रडिक्शन का क्या जवाब? दोनों को एक्सप्लेन करना चाहिए ना। फिर एक व्यक्ति जिनको हमने पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद पार्टी को किसी तरह से तैयार किया, हमने, लोग नहीं चाहते थे कि हम इस्तीफा करें, लेकिन मेरी इच्छा थी, हमने इस्तीफा किया। और वो आपने माना कि गलती थी, वो आपने माना कि गलती थी, वो गलती थी, वो एक अलग। लेकिन हमने किसी को नॉमिनेट किया, लोगों ने मुझको ही ऑथराइज किया, तो वही नॉमिनेट हमने किया। और उनका जो बात, जब चीफ मिनिस्टर थे उस समय, बीजेपी के जितने स्टेटमेंट्स हैं जीतन राम मांझी जी के बारे में, पर्सनल या उनके किसी भी डिसीजन के बारे में, वो सारे तो लोगों के सामने है, पब्लिक डोमेन में। और लोगों ने तो यहां तक कह दिया, बीजेपी के लोगों ने, कि साहब बिहार का यह दुर्भाग्य है और एक खरमास होता है, ये खत्म ही नहीं होगा जब तक मांझी जी रहेंगे। तो अब आज उनको लगता है कि उनका अपमान किया गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन उनके सामने। चलिए, उनकी भी कॉन्ट्राडिक्शन है, तो पूरा का पूरा उनकी तरफ भी है। हमारे यहां क्या कॉन्ट्राडिक्शन है? आज लालू जी और हम लोग तो एक ही पार्टी में थे, ओरिजिनली जनता दल में। तो बहुत पुरानी बात है, पुरानी बात है, वो तो बहुत लेकिन उसके पहले लोक दल में। तो आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, लेकिन पर्सनल तो दुश्मनी एक तरह से रही है ना। कि मेरे मन में किसी के प्रति दुश्मनी का भाव नहीं, पॉलिटिकल दुश्मनी, और मैं नहीं मानता हूं कि लालू जी के मन में भी कोई दुश्मनी का भाव। लेकिन राजनीतिक तौर पर हम जरूर अलग हुए थे और हमारा रास्ता अलग था। तो उस समय जब बीजेपी के साथ हमारा अलायंस हुआ 96 में, तो इसको भी लोग मानते थे कि ये तो बड़ा भारी कॉन्ट्रडिक्शन है, हम लोग उनके साथ कैसे गए। अब ये बार बार जंगल राज की बात करते हैं। अब जंगल राज की बात करने का क्या मतलब है? वैसे मैंने कभी जंगल राज शब्द का प्रयोग नहीं किया था, वो एक अलग बात है। लेकिन जो जंगल राज की बात ये करते हैं, तो आखिर किस आधार पर जंगल राज की बात करते हैं? आज तो बिहार में कानून का राज है। और देखिए, 1 साल से ज्यादा समय से बिहार में जो हम लोगों की सरकार है, जो समर्थन सरकार को मिला, वो आरजेडी का भी मिला, कांग्रेस का भी मिला। बगैर उनके समर्थन के तो बहुमत नहीं था, और आज बहुमत नहीं है। इतने दिनों में लालू जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही जो कानून के राज को से डिविएट कराता हो पूरी सरकार को। प्रधानमंत्री ने एक रैली में बोला कि महागठबंधन बिग बॉस रियलिटी शो जैसा है, मतलब कि इसमें सब लोग जो हैं लड़ते रहते हैं, कभी कोई हाउस से निकल जाता है, कभी कोई हाउस के अंदर आ जाता है। उन्होंने ये एक पॉपुलर टीवी शो का उदाहरण दिया। उनके पास इतना वक्त होगा कि इस तरह के प्रोग्राम्स वो देखते होंगे। मेरे पास तो इतना समय नहीं, चूंकि हम एक बहुत ही पिछड़े राज्य को आगे बढ़ाने के लिए मेरा पूरा वक्त इसी में लगता है। तो वो देखते होंगे, उनको इन चीजों का तजुर्बा है। तो जो एक नाटकीय चीजें होती, जो एक ड्रामेटिक कोई इवेंट होता है, उससे वो प्रेरणा ग्रहण करते हैं या उससे वो तुलना करते हैं किसी चीजों को। हम तो जीवन की जो सच्चाई है उसको देखकर चलते हैं और उसको मानकर चलते हैं। इसमें हम यही देखते हैं कि बीजेपी के अंदर और एनडीए में, दोनों में भयंकर कॉन्ट्रडिक्शन। और आपको क्या लगता है, बिहार के चुनाव में जिस प्रकार से इन लोगों ने अपनी ताकत झोंकी और खुद ही इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया,
ऐसा लगता है कि ये जीवन और मौत का सवाल ये बनाया। अब इसके बाद उनको जो यहां असफलता हाथ लगेगी तो उनकी पार्टी के अंदर क्या क्या होगा। आज तो बहुत लोग इंतजार कर रहे होंगे ना बीजेपी में भी। वो किस प्रकार से कॉन्ट्रडिक्शन को बताएंगे उनके यहाँ जो चल रहा। आपका इशारा किसकी ओर है? कौन इंतजार में बैठा है? क्योंकि आप तो 17 साल पार्टी को काफी करीब से जाने, तो आपकी असेसमेंट में कौन है? लेकिन इस सबको पता होगा ना। वहां तो सारे लोग जो महसूस करते हैं, क्योंकि सबकी जुबान पर ताला लगा हुआ है। पूरा एक तरह से समझिए कि पार्टी तंत्र पर कब्जा है। ये बीजेपी के लोग बताते, या बीजेपी में आज जो मैटर करते, ज्यादा लोग तो मैटर करते नहीं है, 2 ही लोगों के हाथ में सब कुछ है, तो वही लोग खुद बताते कि आज जो देश के हालात, जिस तरह का एक माहौल बन रहा है। आप वोट मांग रहे थे, उस समय तो कह रहे थे कि हम समस्याओं को हल करेंगे, विकास की बात करते थे। आज हो क्या रहा है? लोगों को तो शक था कि समाज में एक इस प्रकार का वातावरण बन रहा जिसमें इनटॉलरेंस को बढ़ावा मिल रहा, चाहे वो दादरी का इंसिडेंट हो या कुछ भी हो। एक नहीं, कई घटनाओं को देखिए। ये जंगल राज की बात करते हैं, हम 1 मिनट के लिए फिर याद कराते हैं। दिल्ली में क्या हो रहा? बिहार में अपराध की कोई छिटपुट घटना को लेकर प्रधानमंत्री जी बहुत लंबी तकरीर देते, लेकिन दिल्ली, जहां की पुलिसिंग, जहां का लॉ एंड ऑर्डर, जहां का क्राइम कंट्रोल यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में, वहां क्या हालत है? अब इस तरह से बच्चियों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, तो इसको संभालना चाहिए ना। जो मैंडेट मिला 2014 में, वो काम करने के लिए मिला, और जिस तरह का वातावरण बना, काम तो कुछ हो ही नहीं रहा। कोई चीज नियंत्रण में नहीं है। विदेश जाने से हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विदेश नीति क्या सफल है? हम लोग तो धीरे धीरे और आइसोलेट होते चले जा रहे हैं। नेपाल तक में क्या स्थिति पैदा हो रही है, और देश के अंदर आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। क्या कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है? ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इम्बैलेंस है, वो किस तरह से और बिगड़ता चला जा रहा है। एक्सपोर्ट ऑल टाइम लो हो गया, इकोनॉमी की हालत खराब है। कौन आ रहा है आपके यहां इन्वेस्ट करने? बताइए। सिर्फ प्रचार दिखता है, सिर्फ भाषण दिखता है, इसके अलावा कुछ हो तो रहा नहीं है। आपने तो जो जिम्मेवारी थी और माहौल देश के अंदर क्या हो रहा, उसी के बारे में देश की इज्जत तो घटती चली जा रही है। आप भले ही मीडिया के माध्यम से या अपने देश के मीडिया के माध्यम से आप अपनी यात्राओं को इस तरह से देश के अंदर प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, मानो आपके समर्थकों को यह लगता है कि आपकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ी है। भाई, अगर प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा बढ़ती है तो प्रधानमंत्री तो पूरे देश के होते हैं, हमारे भी तो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमें तो खुशी होगी। लेकिन दरअसल हो क्या रहा है? देश का जो वातावरण है इंटॉलरेंस का, जिस कदर बढ़ता जा रहा है। अब इस इंसिडेंट के बाद, दादरी के बाद बोले नहीं, पहले राष्ट्रपति जी की आड़ में कहा, फिर उन्होंने कहा कि भाई हम रिस्पॉन्सिबल नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे भाई, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सोसाइटी और जो हमारे यहाँ की विविधता है, इसमें अगर कहीं से कोई खोट उत्पन्न हो रहा है तो ये पूरे देश का मसला है। किसी एक राज्य में कुछ हो जाएगा, और चूंकि राज्य का मसला है इसलिए यूनियन गवर्नमेंट चुप बैठेगी। और प्रधानमंत्री तो देश के नेता होते हैं, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि समाज का जो हमारा ताना बाना है और जिस ढंग से हमारे समाज की विविधताएं, इनको समेट कर चलना, कि हम उस समय भी कहा करते थे जब हम लोग अलग हुए थे और एक उनके लिए वातावरण बना था 2014 के चुनाव में। हमने कहा भाई, सरकार बनाना सरल है लेकिन देश चलाना कठिन है। आज तो बात सामने आ रही है, देश चला कहां पा रहे हैं। उनका जो बयान आया है दादरी पे, आया लेट आया लेकिन आया, उन्होंने कहा ये अनएक्सेप्टेबल है।
और फिर ये भी खबर आई कि उनके प्रधानमंत्री के कहने पर अमित शाह ने एमएल खट्टर, संगीत सोम और भी बीजेपी की बड़े नेताओं को बुलाकर डांटा फटकारा। तो आपको लगता है कि आज तो ये खबर आ गई है, क्या डांटा फटकारा? उन लोगों ने तो मना कर दिया कि हम लोग कोई बच्चे हैं क्या कि जो कोई डांटेगा। तो ऐसी तो कोई बात है नहीं, और डांटने फटकारने से कुछ होगा क्या? बीजेपी के लीडर्स, और यही नहीं उनकी सरकार के मंत्री क्या बोलते हैं, समाज में कटुता बढ़ाने वाली बात बोलते हैं। वहां जो घटना घटी उसके बारे में उन लोगों ने कई तरह के बयान दिए। एक तो कहा कि कार्रवाई एक तरफा हो रही है, और फिर कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि अगर इस प्रकार की बात होगी बीफ को लेकर तो फिर इस तरह की घटनाएं होंगी। यानी इस घटना को प्रत्यक्ष तौर पर अप्रत्यक्ष तौर पर लोगों ने डिफेंड किया। तो आखिर दूसरों पर कितनी देर तक आप जवाबदेही थोप कर निकल जाना चाहते हैं? अपनी जवाबदेही क्या? आखिरकार भारत एक देश है, ये तो सुविधा के लिए राज्य बने हैं, राज्यों के अपने अधिकार हैं, उनकी जिम्मेवारी है, ये ठीक है, लेकिन देश की सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं। हम कोई या देश के लोग उनसे कोई पुलिस एक्शन की उम्मीद कर रहे थे? हम लोग तो, या कोई भी आदमी ये नहीं सोचेगा कि वहां जो कुछ भी कानूनी कार्रवाई करनी है वो तो स्टेट गवर्नमेंट को करनी है, और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, इमीडिएटली करना चाहिए, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन उस घटना को एक विवाद का रूप देना, पक्ष विपक्ष में लोग बोले और एक पक्ष का प्रतिनिधित्व उनके लोग करें, तो इंटॉलरेंस को बढ़ावा देगा। लेकिन प्रधानमंत्री जब यहाँ आए तो उन्होंने राष्ट्रपति को रेफरेंस करके बोला कि केवल आप राष्ट्रपति की वर्ड सुनिए, मैं भी कुछ ऐसे बोलूं तो मेरी भी बात मत सुनना। ये कोई बात हुई क्या? प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व करते हैं, राष्ट्रपति तो रेयर ओकेजन पर कोई बात कहेंगे। वो तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो एक मोरल अथॉरिटी है ऊपर, लेकिन ये तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, इनको तो लीड करना है। और आज तक मोदी जी के बारे में तो यही माना जाता है कि हमेशा वो फ्रंट से लीड करते। तो ये किसी पर्दे के पीछे से बात करने की क्या जरूरत है? और देश के प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति जी की आड़ में कोई बात कहे तो ये तो हास्यास्पद है। और एक वाक्य अगर प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति की तरफ से आती है, उससे लोगों को कितनी तसल्ली मिलती है, लोगों का भरोसा कायम रहता है, विश्वास होता है कि नहीं, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा और कानून अपना काम जरूर करेगा। लेकिन आप साहब इसको अवॉइड करते हैं। करप्शन के इशूज पर वैसे ही आप अवॉइड करते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, चाहे व्यापम हो या ललित मोदी प्रकरण हो। तो चुप्पी साध लेने से आप समझते हैं कि हमारा ये क्या काम है, हम क्यों कंट्रोवर्सी में जाएं या हम इस चीज को टैकल क्यों करें? तो कैसे ये पता चलेगा कि आप फ्रंट से लीड कर रहे हैं? पर आपको नहीं लगता कि करप्शन के मुद्दे पर, जो फिर मैं लालू जी की अलायंस पे आ जाती हूँ, सिंबॉलिकली आपकी इमेज में भी डेंट आएगा? क्योंकि आप कहते हैं वो व्यापम और ललित मोदी के बारे में कुछ नहीं कहते, लालू जी तो कन्विक्टेड है। लेकिन आप बताइए ना कि लालू जी के को राजनीति करने पर कोई प्रतिबंध लग गया है क्या? और उनको देश के कानून के मुताबिक कंटेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कंटेस्ट नहीं कर सकते, कंटेस्ट तो कर नहीं रहे। लेकिन सिंबॉलिकली आपने व्यापम और ललित मोदी की बात की, तो जब आप फॉर्डर स्कैम का एक घोस्ट जो आके आपको भी हॉन्ट कर सकता है, आप जब करप्शन की बात करते हैं तो आपके साथ पोस्टर पे जब लालू प्रसाद यादव की शक्ल है तो लोग कह सकते हैं कि नीतीश जी करप्शन का क्या हुआ? नहीं, अगर हमारा अलायंस नहीं हुआ होता लालू जी के साथ जी, तो फिर ये क्या बोलते उस समय कि उनकी लड़ाई तो लालू जी के साथ है। हमारे बारे में कहते तो हाशिए पर, इनसे तो कोई लड़ाई ही नहीं है। देखिए, जब जैसा तब तैसा ये लोग बात करते हैं। रही बात लालू जी की, वो बात कंप्लीट हो जानी चाहिए। लालू जी पर तो बोलते हैं, अपनी पार्टी में उनके जितने लोग हैं उन पर क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं कार्रवाई करते?
तो भाई इन बातों का कोई असर जनता पर इसलिए नहीं पड़ता है। आप कह रहे हैं करप्शन इशू नहीं है। उनके लिए कोई इशू नहीं है। हम लोगों ने तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। पॉलिटिकल Isn't the alliance a compromise on corruption? अंडरस्टैंडिंग जो अलायंस है वो कॉम्प्रोमाइज कैसे, इसमें कॉम्प्रोमाइज कैसे? एक कन्विक्टेड क्रिमिनल आप है, आप देखिए उनके साथ alliance कर रहे हैं। एक साल से हमारे गवर्नेंस पर तो कोई असर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर जनता महागठबंधन को सपोर्ट करेगी, हमारी सरकार बनेगी, तो क्या काम करना है उसके लिए कॉमन प्रोग्राम भी घोषित हो चुका है। तो देखिए, ये तो आज उनको एक जबरदस्त चुनौती मिली हुई है। उनको मालूम है कि उन्होंने हवा बांधने की कोशिश की, और उसका बैकग्राउंड क्या था? एक साइकोलॉजिकल प्रभाव था। 2014 में बिहार में भी उनको एलाइज के साथ मिलकर 31 आउट ऑफ 40 सीट मिल गई। तो एक लोगों को लगा कि नहीं साहब, और केंद्र की सरकार है और रोज बता रहे हैं कि बिहार का विकास करना है तो हमारी सरकार बनाइए। और एक माहौल उन्होंने बनाने की कोशिश की। माहौल बनाने की कोशिश एक चीज, लेकिन सचमुच माहौल बन जाएगा ये दूसरी चीज। यहां उनका कोई माहौल बना नहीं, इसलिए आज इतनी परेशानी है। 2 फेज का इलेक्शन हुआ है, अंदरूनी तौर पर लोग हिल चुके। बाहर तो बुला करके आज भी मीडिया को लोगों ने कहा कि नहीं साहब हम इतनी सीट जीत रहे हैं। बताइए कैसे ये लोग हवा बांधने की कोशिश करते हैं। यहां कई स्टोरी हमने देखा मीडिया में कि भाई अमित शाह जी तो माइक्रो प्लानिंग करते हैं, इतने बूथ्स हैं और इतने लेवल पर 6 लाख उनके लोग हैं। अरे कोई पूछता कि एक सिरे से उनको पूछता कि बिहार के 38 जिले हैं, उन 38 जिलों का नाम आप बता दीजिए। लेकिन वातावरण ऐसा बनाते हैं कि एक एक बूथ के बारे में जानते हैं, सिर्फ हवा बांधने की कोशिश। हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा था तो हम लोगों का मजाक उड़ाते थे कि इनके पास कहां कार्डर है, आज काहे परेशान हो रहा है। हम लोगों के पास तो कोई कार्डर नहीं है, हम लोगों का तो बेमेल गठबंधन है, कोई मोरल अथॉरिटी नहीं है, तो मुंह क्यों लटकाए हुए हैं? हालत तो खराब है। अच्छा, बीजेपी के रविशंकर प्रसाद है, उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा नीतीश कुमार इज सिटिंग इन द लैप ऑफ लालू प्रसाद यादव एंड लालू प्रसाद यादव इज सेटिंग द एजेंडा। वो कहते हैं कि भाई नीतीश जी इज नॉट द बॉस, आप कैंपेन की फेस है, लेकिन जो सारे डिसीजंस हैं, जो अथॉरिटी है, वो लालू जी की है। अरे देखिए, हमको रविशंकर प्रसाद जी से बड़ी सिंपैथी है। हाँ। क्यों, ऐसा क्यों? भाई इसलिए कि अब कोई हर आदमी बिहार में और देश में उनको कॉल ड्रॉप मंत्री के रूप में जानता है। 4-5 ड्रॉप के बिना एक कॉल कंप्लीट नहीं होता। आप जब कोई बात कीजिए, आपके जिम्मे जो काम है उस काम को आप ठीक से कीजिएगा, तब तो आपकी बात का कोई असर होगा। तो दैट्स वाई हमको सिंपैथी है उनसे। जो क्या बोलते रहते हैं दिन भर, उनका चेहरा जैसे ही सामने आता है लोग कहते हैं भाई कॉल ड्रॉप मंत्री आ गई। बीएसएनएल, उनको देखते ही लोगों को बीएसएनएल याद आता है। बीएसएनएल का यहां पूरा नाम जानते हैं? भाई साहब नहीं लगेंगे। तो इस स्थिति में सुधार ला नहीं रहे। तो हमको सिंपैथी है, ये सब काम करें, थोड़ा वक्त निकाल करके करें। बिहार की राजनीति के बारे में तो बोलने के लिए सबको अधिकार है, लेकिन सवाल उनका जायज है। भाई सवाल जायज है कि आरएसएस इस पावर डायनामिक में हु इज द बॉस, आपकी और लालू जी के बीच में हु इज द बॉस? ये कोई प्रश्न है? नहीं, प्रश्न है। ये बिल्कुल प्रश्न नहीं। नहीं, प्रश्न हम लोग का अलायंस है, हम लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। इक्वल, लालू जी मुझसे उम्र में बड़े हैं। इज इट अ पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स? ये इक्वल, ऑफ कोर्स, इसमें क्या दिक्कत है? पॉलिटिकल पार्टनरशिप में जो भी एलाइज होते हैं सबका महत्व बराबर होता है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये लोग तो इस स्तर पर अब उतर गए, इसका मतलब साफ लग रहा है कि वो हार मान चुके हैं, और अब वो मान चुके हैं कि सरकार हम लोगों की बनेगी। इसलिए बनने वाली सरकार में क्या क्या कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है उस पर कुछ बोलकर अपना भड़ास निकाल रहे हैं। ये उनकी कोई समस्या है क्या? अपनी समस्याओं का हल कीजिए ना।
अच्छा, आपने कहा कि भाई प्रधानमंत्री, रविशंकर जी जरा बताएं ना कि यहाँ शत्रुघ्न सिन्हा जी का क्या हुआ। वो आप बताइए, भाई- वो तो आपसे मिलने आए थे, वो शायद आपको ज्यादा मालूम होगा। मास लीडर तो शत्रुघ्न सिन्हा है, उनकी पार्टी ने भी माना, वरना रविशंकर जी तो बहुत दिन से चुनाव लड़ना चाहते हैं पटना से। तो पार्टी हमेशा प्रेफर शत्रुघ्न सिन्हा जी को करती है, बिहारी बाबू को करती है। तो भाई मीडिया में आकर इंटरव्यू देना, बातचीत करना, मीडिया के लोगों को ब्रीफ करना, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड एनालिसिस देना, ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं। लेकिन फैक्ट क्या है जमीन पर? जमीन पर जिनकी इज्जत है उनको तो कोई महत्व ये पार्टी के लोग दे नहीं रहे। ये बीजेपी के लोग क्या बोलेंगे? नारा लगाते थे भाजपा के 3 धरोहर, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर। तो अटल जी तो मान लीजिए कि वो अलग स्थिति में है, सक्रिय नहीं है। लेकिन अडवाणी जी तो मेंबर पार्लियामेंट है, सक्रिय है, स्वस्थ है। जोशी जी बिल्कुल चैतन्य है, स्वस्थ हैं, एक एक चीज के बारे में सोचते हैं। कहां डाल दिया इन लोगों को मार्गदर्शक मंडल में? अगला नंबर श्री राजनाथ सिंह का, क्योंकि वो भी मार्गदर्शक मंडल में जा चुके। तो ये हाल तो इन लोगों ने कर दिया है। और आपने जिनका नाम लिया, जिनके प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है, वो तो पार्टी में शक्ति जहां होती है ना, उसकी पूजा करने में माहिर हैं ये लोग। और आरएसएस ने एक ही चीज इन लोगों के जिम्मे दे दिया है कि जितना बोलना हो बोलो, तो काम तो कुछ करना नहीं। मास में प्रतिष्ठा किसी और की है और काम करने के लिए आरएसएस के काडर। इन लोगों को सिर्फ बोलना है। भाई तो अपने बारे में तो बोलें। जो काम आज मोदी जी ने उनके हाथ में सौंपा है, लेकिन भारत सरकार के जिम्मे तो कुछ ही काम है ना, डायरेक्ट देश का फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी, डिफेंस, रेलवे, कम्युनिकेशन, जो स्ट्रेट सीधे उनकी जिम्मेवारी। कम्युनिकेशन के मंत्री हैं। अब बताइए साहब, कॉल ड्रॉप हो रहा है तो उसके लिए दूसरा जिम्मेवार है। तो इसलिए इन लोगों की बात पर क्या कीजिएगा? अच्छा, असल दिक्कत है, असल दिक्कत क्या है ना, हाँ। कि उस पार्टी में इतना विवाद है लीडरशिप का कि इन दिनों दर्जनों नेता ऐसे हैं जो सोचते हैं कि भाई कुछ ऐसी बात करो। इन दिनों मुझको जो मेरी जितनी आलोचना करेगा, ऐसी लोगों की समझ है, उन लोगों की समझ है अंदरूनी। थोड़ा बहुत तो इतने दिन से रिश्ता है, जानते हैं। सोचता है कि जो जितना हमारे खिलाफ बोलेगा, मुझको जितना बेलिटिल करने की कोशिश करेगा, उसका नंबर उतना ही बढ़ेगा। अच्छा, आपने शत्रुघ्न सिन्हा की बात की। आप क्या चाहते हैं कि वो आपके साथ आए? ऐसे लगता है कि वो बीजेपी में रहना नहीं चाहते। नहीं, हम लोगों के साथ आए या आएंगे वह तो प्रश्न ही नहीं है। इसलिए वो स्वयं कहते हैं कि भाई हम तो बीजेपी के हैं, बीजेपी के साथ हैं, इसलिए उसमें तो कोई भ्रम हम लोगों को नहीं, वो बीजेपी में ही है। लेकिन हम लोगों को जो दूर से दिखता है वो यही दिखता है कि इन लोगों की अब इज्जत नहीं है। अब इज्जत नहीं है। उनको जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान भी नहीं देते हैं, उसके बाद इज्जत भी नहीं देते। पता नहीं, हमको लगता है ऐसा हो सकता है कि कोई अंदरूनी ईर्ष्या भी हो। पर आप चाहेंगे कि वो आप चाहेंगे वो आपकी पार्टी में शामिल हो? अगर बीजेपी उनके खिलाफ एक्शन लेती है, मुझे लगता है कि वो डेयर कर रहे हैं बीजेपी को कि भाई आप एक्शन लीजिए। मुझे ऐसे लगता है अगर मान लीजिए बीजेपी उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेती है तो वो तो उनका अंदरूनी मामला है। आप चाहेंगे कि वो जेडीयू में आए? आप चाहेंगे वो जेडीयू में एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, हाँ। ये तो उनका मसला है। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जी का जो काम करने का तरीका है या स्वभाव है, वो सब लोग जानते हैं। वो कोई आज की बात नहीं, हमेशा अपनी राय खुलकर प्रकट करते हैं।
तो अपनी राय खुलकर प्रकट कर रहे हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है, मुझको नहीं लगता है कि पार्टी से अलग होना चाहते, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। इसलिए हम लोग क्या सोचते हैं वो मायने नहीं रखता, हम लोग क्या इसके आगे सोचेंगे। हम तो देख रहे हैं कि उस पार्टी में जो पुराने और सीनियर लीडर्स हैं उनकी इज्जत नहीं रही। आपने एक बयान दिया, द प्राइम मिनिस्टर इज इम्पोर्टिंग बीफ पॉलिटिक्स इनटू बिहार। आपने कहा ये बीफ पॉलिटिक्स बिहार में मुद्दा नहीं है। तो जो लालू जी ने बयान दिया वो उसके बारे में इतना डिफेंसिव क्यों हो गए? जब उन्होंने कहा कि कुछ हिंदू गांव मांस खाते हैं, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं मीडिया ने डिस्टॉर्ट किया है, मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने ऐसे नहीं बोला। अगर ये मुद्दा नहीं है तो ये हर रैली में या लालू जी एक्सप्लेन कर रहे हैं या बीजेपी उन पे अटैक कर रही है। तो जो लालू जी ने बयान दिया उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बीजेपी की समस्या ये है कि आरएसएस चीफ सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी ने ऑब्जर्वर और पांचजन्य में अपने इंटरव्यू में ये बात कही कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। तो इसको लेकर जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, और ये चुनाव का वक्त था, बीजेपी के लोग आरएसएस के विचार से अलग नहीं जा सकते, लेकिन उनको लगा कि अब चुनाव के वक्त में हमको आरक्षण के पक्ष में बोलना है, या इसको लेकर जो पूरे देश में वातावरण बना और बिहार में तो और ज्यादा, तो इससे वो निकलना चाहते थे कि कोई ऐसा मुद्दा लाओ जिसमें लोगों का ध्यान इस मुद्दे से भटक जाए। इस दृष्टिकोण से उन्होंने इस मुद्दे को इंपोर्ट किया, और वाकई बिहार के लिए यह तो कोई मुद्दा है ही नहीं। तो जो लालू जी का बिहार में आज तक बीफ को लेकर, गौ हत्या को लेकर कोई विवाद हुआ ही नहीं है, क्योंकि बिहार में 1955 से इस पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसलिए हमारे यहां कोई मुद्दा नहीं है। हम तो 9-10 साल से सरकार चला रहे हैं। तो लालू जी ने मुद्दा ही नहीं। तो लालू जी ने जो बयान दिया, लालू जी ने क्या कहा, किस प्रश्न के उत्तर में कहा, इसके बारे में तो पूरी बात लालू जी ही बताएंगे। लेकिन हर आदमी अपने अपने ढंग से किसी चीज को बोलता है। ये मुद्दा जब बिहार का नहीं है, लोग इसको बिहार में इंपोर्ट करके एक मुद्दा बनाना चाहते थे, तो हम लोगों ने भी उसके बाद पूरी बात रखी, दादरी से लेकर इस पूरे विषय पर। अब बीजेपी ने तुरंत कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पूर्ण प्रतिबंध लगाएंगे। तो ये तो बिल्कुल हास्यास्पद बात है। पूर्ण प्रतिबंध तो 1955 से है, तो यहां का तो कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए इसको कोई ट्रैक्शन नहीं मिला। जो लालू जी का बयान था उससे क्या राजनीतिक नुकसान की आशंका है? नहीं, देखिए इस पर लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए कि यहां का मुद्दा है ही नहीं। यहां के लोगों के लिए कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी के आदि यहां के लोग नहीं हैं। और चुनाव के वक्त में एक इस इशू पर लोगों के दिमाग को खींचने के लिए या सोसाइटी में पोलराइजेशन के लिए उनकी कोशिश थी, और आरक्षण के मुद्दे से लोगों का ध्यान हट जाए, क्योंकि बीजेपी का पुराना काम रहा इस तरह का। जैसे जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो उन्हीं दिनों वो यात्रा वगैरह शुरू हुई थी। तो इसलिए जब भी आरक्षण के बारे में स्पष्टता के साथ उन्होंने कहा, उसकी चाहिए जितनी सफाई। भागवत जी ने कहा, लेकिन बीजेपी कहती है कि कोई बदलाव नहीं है। भागवत जी ने कह दिया तो फिर बीजेपी का क्या मतलब है? बीजेपी डिक्लेयर करे अपने को कि आरएसएस से उनका कोई रिश्ता नहीं। अभी दिल्ली में आरएसएस का कैंप था, उसमें सारे लोग खड़े थे क्यू में वहां, और लोगों को इस बात, और ठीक भी है, इस बात को छिपाना भी नहीं चाहिए। ये बोलते हैं हम प्रचारक हैं, कोई कहता हमको स्वयंसेवक होने पर नाज है। तो भाई आरएसएस से अलग बीजेपी का कोई अस्तित्व है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन अगर बीजेपी के आज के नेताओं को ऐसा लगता है कि आरएसएस से अलग उनकी हैसियत है, स्वतंत्र हैसियत है, तो डिक्लेयर करें, कंप्लीटली डिसोन करें, पूरे आरएसएस की आइडियोलॉजी को डिसोन करें। एक आरक्षण के मुद्दे पर कोई आज डिसोन कर देंगे तो हो जाएगा क्या? तो आरएसएस का विचार है,
लेकिन अभी चुनाव का वक्त है और चूंकि इन्होंने इसके पहले बिहार में कास्ट कार्ड खेलने की कोशिश की, ओबीसी कार्ड खेलने की कोशिश की, ईबीसी कार्ड खेलने की कोशिश की, कई प्रकार से जातीय सम्मेलनों में इन लोगों ने हिस्सा लिया, फिर इन्होंने टारगेट किया यदुवंशी समाज को खुल्लम खुल्ला, और खुल्लम खुल्ला प्रधानमंत्री की आइडेंटिटी बताई कि ये ओबीसी प्राइम मिनिस्टर। भाई कोई जाति व्यवस्था है, कोई भी जन्म लेगा उसकी कोई जाति होगी, लेकिन भाई देश के प्रधानमंत्री की आइडेंटिटी कोई कास्ट की आइडेंटिटी होगी, ये तो लोग सोचते भी नहीं। कहा गया कि भाई ओबीसी का पहला प्राइम मिनिस्टर बीजेपी ने दिया, जो कि तथ्यगत तौर पर गलत था, फैक्चुअली इनकरेक्ट था, इसलिए लोगों ने बता दिया कि नहीं, पहले ओबीसी प्राइम मिनिस्टर एच.डी. देवेगौड़ा जी थे। अब तो एक अलग प्रश्न है, लेकिन इन्होंने कास्ट कार्ड खेला, तो अब इनके लिए परेशानी थी कि आरक्षण का मसला उभर गया तो फिर यहां भी हम पिट जाएंगे, तो फिर उन्होंने देखा कि ये बीफ पॉलिटिक्स लाओ, तो उसमें भी इनको कोई फायदा नहीं हुआ। आप मानते हैं कि ये चुनाव नीतीश कुमार वर्सेस नरेंद्र मोदी बन चुका है? देखिए, हम इस रूप में देखते नहीं इसको। लोग कहते हैं नीतीश इज डन अ मोदी ऑन मोदी, जैसे कि उन्होंने अपने आप को इशू बनाया 2014 में, उसी तरह से ऐसा लगता है 2015 में बिहार में नीतीश कुमार हैज बिकम द सेंट्रल इशू, कि आपने भी पर्सनालिटी सेंट्रिक पॉलिटिक्स एक तरह से एम्ब्रेस की है, आपने भी उन्हीं की प्लेबुक में से एक दो ट्रिक बोरो की है। उनका कौन सा प्लेबुक मुझको तो नहीं मालूम। अब सोशल मीडिया यूज देख लीजिए आप। सोशल मीडिया के पहले यूजर थोड़ी थे मोदी जी। इसके पहले इजिप्ट में जो चेंज आया, वहां जो मूवमेंट हुआ, फिर उसके बाद यहाँ के करप्शन के खिलाफ जो अन्ना हजारे साहब का हुआ उसमें आया, फिर बाद में पूरा सोशल मीडिया का इस्तेमाल अन्य लोगों ने किया, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने पूरा यूज किया, इसलिए ऐसा तो कुछ है नहीं। सोशल मीडिया का अपना एक इम्पैक्ट है। धीरे धीरे हम लोगों को भी लगा, हम लोग को तो जानते हैं आप, हम लोग तो अलग ढंग से काम करते रहे, लेकिन देखा कि नहीं, अब सोशल मीडिया का एक अपना महत्व है। तो ये तो एक जिसको कहिए कि एक जो प्रोग्रेस हुआ है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, या एक सोशल लाइफ में भी कहिए कि एक नया अध्याय जुड़ा है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और फिर आखिरकार हम लोग भी जो बैठते हैं, बहुत लोग मिलते हैं, यंग लोगों से मुलाकात होती है, तो हम लोगों ने भी देखा कि नहीं, इसका एक अपना, इसकी एक अपनी अहमियत है, इसका एक अपना इंपॉर्टेंस है, तो इस माध्यम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपने कोशिश की कि एक ब्रॉड ऑल्टरनेटिव अलायंस बने, उसमें आपने मुलायम सिंह यादव को भी शामिल करने की कोशिश की। उन्होंने तो आपको तरह तरह के नाम बोले, उन्होंने कहा नीतीश कुमार इज अ फ्रॉड, उन्होंने चीट करके ये अलायंस बनाया है, तो मुलायम आपसे इतना नाराज क्यों? नहीं, हमारी बात समझ में नहीं आई। मुलायम सिंह यादव जी के साथ जो भी बातचीत थी वो तो नेशनल कॉन्टेक्स्ट में थी। जी, मैं नेशनल कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूं। जनता परिवार की एकता के लिए हम लोगों ने कोशिश की, वो सब कुछ तय होने के बाद भी नहीं हो सका। तो इसके लिए अगर किसी की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है तो वो समाजवादी पार्टी की, क्योंकि सब लोगों ने जब उनको नेता मान लिया और इसके बाद आगे बढ़ना था तो वो नहीं बढ़े, तो बात वहीं की वहीं रह गई। तो वो आपसे रही बात बिहार का कंटेक्स्ट, आपसे क्यों नाराज? बिहार के कंटेक्स्ट में समाजवादी पार्टी कोई उस प्रकार से फैक्टर नहीं था, और बिहार के इलेक्शन में कभी उनको कोई ज्यादा समर्थन तो मिला नहीं। लेकिन बिहार के कंटेक्स्ट में भी समाजवादी पार्टी को एकोमोडेट करने में तो कोई कठिनाई थी नहीं, लेकिन पता नहीं क्या कारण हुआ। रही बात जो कांग्रेस की बात उठाते हैं, इसमें तो कोई दम है ही नहीं। डे वन से क्लियर था कि बिहार में तो ब्रॉडर अलायंस हम लोग बनाएंगे, या नेशनल कंटेक्स्ट में अगर जनता परिवार का एका होता भी तो भी जनता परिवार है,
या बीजेपी को छोड़कर जो अन्य पार्टियां हैं, जिसमें स्वाभाविक तौर पर लेफ्ट भी है, रीजनल पार्टीज है, कांग्रेस भी है, किसी न किसी प्रकार का अंडरस्टैंडिंग करना होगा, ब्रॉडर अलायंस बनाना होगा। ब्रॉडर एंटी बीजेपी अलायंस की ब्रॉडर नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी अलायंस? ब्रॉडर एंटी बीजेपी। हमने तो सब लोगों से बातचीत की। तो फिर मैं दोबारा पूछती हूँ, ये जो चुनाव है, आप मानते हैं ये नीतीश कुमार वर्सेस नरेंद्र मोदी है? ये नीतीश कुमार वर्सेस सुशील मोदी नहीं है, नीतीश कुमार वर्सेस बीजेपी नहीं है? नहीं, देखिए अब तो एक हम और कॉन्ट्रडिक्शन की ओर आपको ले जाते हैं। अभी कुछ देर पहले बात आप कर रहे थे रविशंकर जी के कंटेक्स्ट में, तो अगर हमारे वर्सेस बीजेपी के टॉप लीडर की बात है, तो थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्टरी है। या तो जो अलायंस ने तय कर दिया है कि अलायंस को बहुमत मिलने की स्थिति में कौन लीड करेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी है, पहले से इसकी घोषणा की जा चुकी है। या तो इस बात को मानिएगा। तो आप समझ रहे हैं ना कि बीजेपी के लोगों के मन में जबरदस्त, आप समझिए कि डेस्परेशन आ गया है बुरी तरह। अब आज कोई बात करेंगे, अगले दिन फिर कोई और बात करेंगे। पूरे तौर पर उनको लग गया है कि अब बिहार में कोई गुंजाइश नहीं बची, इसलिए वो ऐसी ऐसी बात करेंगे जिसका जमीनी स्तर पर कोई मतलब नहीं। रही बात इंडिविजुअल का, तो हम इसको इंडिविजुअल के रूप में देखते ही नहीं। हां, इतना जरूर है, बीजेपी ने इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और बीजेपी ने डिक्लेयर किया कि बिहार का चुनाव वो प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में लड़ रहे हैं। तो बीजेपी ने प्राइम मिनिस्टर को आगे किया। प्राइम मिनिस्टर पार्टी के लीडर हैं, कैंपेन करें, किसी को एतराज नहीं। लेकिन इस प्रकार से बीजेपी ने स्वयं यह परिस्थिति पैदा की कि बीजेपी की तरफ से सीधे प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहे हैं। जी। तो ये परिस्थिति तो उन्होंने पैदा की, लेकिन हम इसको व्यक्तिगत तौर पर नहीं देखते। क्या ये नहीं कह सकते कि आपकी जो डिफरेंसेस है नरेंद्र मोदी के साथ, वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, पर्सनल भी है? ये हमारा क्या डिफरेंसेज रहेगा? पुरानी आपने एक, आप जानते हैं कहानी, जब आप इकट्ठे थे, आप नहीं चाहते थे वो यहाँ आके कैंपेन करें। ये बहुत लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ टेंशन रही है। ये सिर्फ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, मतलब आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तो आपको हम आज शेयर करना चाहते हैं। जी। हमने कभी नहीं मना किया उनको कि आप कैंपेन करने नहीं आए। ये तो उन लोगों का अपना फैसला था। किसका फैसला? बीजेपी का, कि मोदी जी यहाँ ना आए। ना है। क्यों? हमने कभी नहीं कहा। क्यों उनका ये फैसला क्यों था? हमको ये कहने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो कहते हैं कि खाने पे बुला के कैंसिल किया, फ्लड रिलीफ पैसे वापस किए, आपने कंडीशन रखी कि वो यहाँ ना आए। सुशील मोदी जी के चक्कर में हम फंस गए। वो छोड़िए, वो तो बेकार। फंस गए कैसे? और फंस गए ऐसे कि उन्हीं के कहने पर ये कार्यक्रम तय हुआ और उन्हीं के कहने पर कैंसिल हुआ। लेकिन बीच में अनावश्यक, और ये कब की घटना है? 2010 की। उसके बाद बाजाप्ता 2010 का आप कह रहे हैं सुशील मोदी ने खुद स्वयं कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे, इसलिए फंक्शन कैंसिल करिए? नहीं नहीं नहीं, ये सब कोई बात ही नहीं है भाई। हम तो यात्रा पर थे जी, विश्वास यात्रा पर। उन्होंने आग्रह किया कि हम लोगों के पार्टी का हो रहा, सब लोग आ रहे हैं, आप एक शाम यहां रहिए, सब हो। तो मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई, तो ये उन लोगों का फिर निर्णय हुआ कि भाई अब नहीं आएंगे। तो ये उनका फैसला था, आपकी कंडीशन नहीं थी? नहीं, कोई, ये तो खुद बोल रहे थे वो कि उनके बिना भी लोग आ सकते हैं। कब कहीं ये संभव है क्या? ऐसा आपके ऊपर है, जैसा आप कहिए। हमने तो उनके ऊपर पूरा छोड़ दिया था। तो वो चाहते तो भोज होता, वो जिस रूप में चाहते उस रूप में भोज होता। उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं होगा, हमको सूचना दी गई। इसलिए ये तो, और ये इस चीज का कोई मतलब है क्या आज के कंटेक्स्ट में? आज 5 साल नहीं, 5.5 साल, जून 2010 की बात है। जी। और नवंबर 2010 में
मेरे ही लीडरशिप में सब लोग चुनाव लड़े हैं साथ में, जी, तो आज वो रिलीवेंट कैसे हो गया? वो तो इररिलेवेंट बात है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं। अच्छा। मैं सचमुच कहना चाहता हूं कि हमारा पर्सनल कुछ भी नहीं है, लेकिन हां इतना जरूर है कि जो राजनीति है उन लोगों, राजनीति के जो उनके उसूल हैं, जी, उनकी आइडियोलॉजी है, उनका जो सिद्धांत है, उनका जो रास्ता है, उस रास्ते पर मेरे लिए चलना संभव नहीं है। हमारे रास्ते अलग हैं, राजनैतिक रूप से अलग है। तो इसलिए जो कुछ भी है वो राजनीतिक तौर पर। जी, एक आखिरी सवाल। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में मैं इज्जत करता हूं। जी, अरे भाई, हम तो आकर के प्रधानमंत्री के रूप में नाहक इतना बोलते हैं मुझ पर, इतना ज्यादा उनको पार्टीजन एटीट्यूड अपनाने की क्या जरूरत थी? इसलिए स्वयं को उन्होंने उलझाया। जी, भाई, प्राइम मिनिस्टर तो पूरे देश के हैं, इस नाते तो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। जी, जी, लेकिन वो खुद भी प्राइम मिनिस्टर रहते हुए, अब देखिए ना, 2014 में इलेक्शन कैंपेन किया, प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो ऐसा लगता है कि ये 2013 के लास्ट से, अंतिम दिनों से जो वो इलेक्शन मोड में गए हैं मोदी जी, आज तक उसी मोड में। अरे भाई, काम कब करेंगे? देश के लोगों ने जिम्मेवारी सौंपी है, अब काम भी तो कीजिए। काम करना चाहिए ना। जी, मेरा एक आखिरी सवाल। आप दिल्ली तो केंद्र सरकार तो आपके हाथ में है। जी, अब हर राज्य पर कब्जा हो। आप ये बताएं, ये जो लोगों की इच्छाएं हैं ना, जी, वो नाश करती। जी, एक लास्ट क्वेश्चन नीतीश जी, आप मानेंगे कि अगर ये चुनाव आप जीत जाते हैं और आप दोबारा मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो 2019 तक आपका भी एक नेशनल एम्बिशन रहेगा, दैट बिहार विल बी द लॉन्च पैड फॉर अ नेशनल एम्बिशन फॉर नीतीश कुमार? देखिए, मेरा कोई पर्सनल एम्बिशन न है, न मेरा कोई पर्सनल एम्बिशन होगा। बिहार की जनता काम करने का मौका देगी तो मेरा एम्बिशन सिर्फ और सिर्फ यही है कि बिहार को और आगे ले जाए, और बिहार आगे जाएगा तो देश के डेवलपमेंट में योगदान करेगा। नीतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।